हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। और दोस्तों 2222 प्रश्नों की सीरीज में आपका जो भाग संख्या रहने वाला है 63 आज रहने वाला है। प्यारे दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी प्रश्न नए होने वाले हैं, काफ़ी आपको आते भी होंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इंक्लूड है इस सीरीज में, ठीक है। तो आइएगा दोस्तों, वैसे ये सीरीज जो अपन पढ़ रहे हैं सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण ही है, महत्वपूर्ण प्रश्न अपन पढ़ रहे हैं, जो कि सीरीज का नाम है 2222 है ना, मतलब कि 2222 प्रश्नों की सीरीज। कल आपसे मैंने एक प्रश्न किया था कि भाई प्रकाश मंदिर किससे संबंधित है। आसान सा प्रश्न दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपको ऊपरी लेवल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये प्रकाश मंदिर जो है ना हवा महल से संबंधित है। हवा महल कहाँ पर है बोले सर जयपुर में। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ए ऑप्शन बताने वाले हर भाई हर बहन का राइट आंसर था। तो प्यारे दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं यहीं पर कि भी हवा महल में कुल जो है ना हवा महल जो है कितने मंजिला है, तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है कि सर ये हवा महल जो है ना ये 5 मंजिला है, बिल्कुल 5 मंजिला है। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, अगर बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो 1799 में इसका निर्माण करवाया था प्रताप सिंह ने। दोस्तों 953 खिड़कियां हैं इसमें, ठीक है ना, कितनी 953। और दोस्तों झरोके कितने 152 झरोके हैं। तो ये चीजें तो आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए मेरे दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी, जो प्रकाश मंदिर है ना ये 5वीं मंजिल है, ठीक है। पहली मंजिल का नाम है शरद या फिर प्रताप। दोस्तों देखिएगा प्रताप मंदिर, ठीक है ना, प्रताप मंदिर कहा गया इसे। दोस्तों देखिएगा मैंने क्वेश्चन आपसे किया था प्रकाश मंदिर का, और ये प्रताप मंदिर, ठीक है। पहले को शरद व प्रताप मंदिर कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है रतन मंदिर। दोस्तों क्या रतन मंदिर दूसरी मंजिल को कहा जाता है। तीसरी मंजिल की बात करें तो दोस्तों विचित्र मंदिर कहा जाता है। और चौथी मंजिल की बात करें प्रकाश मंदिर है चौथी मंजिल दोस्तों। और लास्ट 5वीं मंजिल की बात करें तो हवा मंदिर, उसे ही तो हवा मंदिर कहा जाता है और उसी के नाम से हवा महल नाम पड़ा था। सारी जानकारी बता दी मेरे दोस्तों। अगला आज का पहला प्रश्न दूं आपसे कि जो 1881 नंबर आप इसका पहला प्रश्न देखिएगा कि इनमें से असुमेलित बताना। अभिलेख और शासक। अभिलेख सुंडा पर्वत अभिलेख छानसिंह देव से संबंधित है क्या, और किराडू का लेख अलहन देव से संबंधित है क्या, बेणेश्वर का लेख आस्करण से है क्या, और जाना सागर प्रशस्ति महाराणा जगत सिंह से संबंधित है या नहीं। प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो है ना राइट आंसर होगा आपका बिल्कुल डी ऑप्शन। जाना सागर जो प्रशस्ति है ना ये राज सिंह से संबंधित है। किससे संबंधित है बोले सर महाराणा राज सिंह से संबंधित है। 1677 की है ये वाली प्रशस्ति, ठीक है ना। और दोस्तों ये जो है ना सुंडा पर्वत अभिलेख ये 1262 का है, ठीक है। और जो किराडू है ये 1152 का है, जो कि किराडू तो बाड़मेर में सबको पता है। और दोस्तों ध्यान रखना कि जो डूंगरपुर जो है ना बेणेश्वर का, ये डूंगरपुर में मिला था बेणेश्वर का लेख, ये जो है ना ये कौन सी सदी का है, तो दोस्तों ये 1866 ईस्वी का है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ। और जाना सागर की बात करें दोस्तों, जाना सागर जो है ना राज सिंह के शासनकाल में ये बड़ी गांव कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर में, ठीक है। तो उदयपुर में ये मिला था ये जाना सागर प्रशस्ति, ठीक है। चलो सर अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आज का दूसरा प्रश्न है 1882 नंबर ये पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों। आज 1900 कंप्लीट हो जाएंगे, आज अपने 1900 कंप्लीट होने वाले हैं। तो देखिए एकीकरण के दौरान राठौड़ वंश की रियासत कौन सी थी। एकीकरण के दौरान राठौड़ वंश की रियासत जो थी वो कौन सी थी। किशनगढ़ या फिर बीकानेर या जोधपुर या फिर उपरोक्त सभी। एकीकरण के दौरान राठौड़ वंश की रियासत जो थी ना किशनगढ़ बीकानेर जोधपुर या उपरोक्त सभी। तो प्यारे दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। एकीकरण के दौरान को या फिर ऐसे ही कह लो अपने इतिहास में तो 3 रियासतें जो थी ना ये राठौड़ वंशों की थी प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। और राठौड़ों को कन्नौज का माना जाता है कि भाई ये कन्नौज से आए हुए हैं, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना किशनगढ़ बीकानेर और जोधपुर तीनों हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों किशनगढ़ की बात करें तो किशन सिंह ने, ठीक है, जो कि मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र हुआ था उसने बसाया था। और बीकानेर को बीका ने बसाया और जोधपुर को आप सबको पता है राव सिंह
यहाँ पे आदि पुरुष माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नंबर 1883 में पूछा जा रहा है कि महाराणा राज सिंह की मृत्यु महाराणा जय सिंह औरंगजेब से संधि करने का उल्लेख किस में मिलता है? महाराणा राज सिंह की मृत्यु और महाराणा जय सिंह द्वारा औरंगजेब से संधि करने का उल्लेख हमें कहां पर मिलता है? तो प्यारे दोस्तों, जगन्नाथ प्रशस्ति में नहीं, रामगढ़ में भी नहीं है, राज सिंह प्रशस्ति, सी ऑप्शन को आप सब लॉक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। और ये प्रशस्ति जो है ना, ये राज सिंह के समय उत्कीर्ण करवाई गई थी। इसमें बापा रावल से लेकर जगत सिंह और राज सिंह तक के शासकों का वर्णन इसमें हमें मिल जाता है। ठीक है, इसमें हल्दीघाटी युद्ध का, प्रताप का, शक्ति सिंह, अमर सिंह, मतलब सबका यहाँ पर जो है दोस्तों, अमर सिंह के मुगलों का जो है ना संबंध, वो भी यहाँ पर इसमें हमें उल्लेख मिलता है। सिटी ऑफ आइसलैंड कहते हैं, किसे कहते हैं बता दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? सिटी ऑफ आइसलैंड जो कहते हैं ना, धौलपुर को कहते हैं या जयपुर को कहते हैं या फिर जोधपुर को या फिर कोटा को। प्यारे दोस्तों, कितना आसान सा क्वेश्चन है ना, कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर सबका हो जाएगा। इसे रत्न नगरी भी कहते हैं, पन्ना नगरी भी कहते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों, राइट आंसर जयपुर हो जाएगा। आप सभी का बी ऑप्शन को आप सब लॉक करने वाले हैं। सिटी ऑफ आइसलैंड जयपुर को ही तो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अजमेर में ना, अजमेर जिसे आप अंडों की टोकरी कहते हैं, जिसे राजस्थान का हृदय कहते हैं, इस अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने कराया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अजय राज या फिर अजय पाल या अर्णोराज या विग्रहराज। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। किसने? अर्णोराज ने करवाया था दोस्तों। पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया। पुष्कर में एक वरा मंदिर है मेरे दोस्तों, उस वरा मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा कराया गया। अगर दोस्तों वरा मंदिर का क्वेश्चन पूछा जाए कि भी कहाँ पर है वरा मंदिर, तो पुष्कर में। और वरा नगरी का प्रश्न कर लिया जाए कि वरा नगरी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों बारा को कहा जाता है वरा नगरी। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखियो साथ साथ में, ठीक है। और अर्णोराज शासक कब बने थे? 1133 में बने थे, अजय राज के बाद में। किसके बाद में? अजय राज के बाद में बने थे भैया जी। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। और फिर जो है बीसल देव बने, फिर सोमेश्वर बने, फिर जो है अपने पृथ्वीराज तृतीय वगैरह। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस मुख्य सचिव का कार्यकाल सर्वाधिक रहा था? राजस्थान के वे कौन से मुख्य सचिव है जिनका कार्यकाल जो है सबसे अधिक रहा था? क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? के राधाकृष्णन। ये तो दोस्तों पहले है, ये क्या है? ये तो पहले हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेरे दोस्तों, यहाँ पर श्री भगवंत सिंह मेहता होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है। अगर सबसे कम का पूछा जाए ना कि भाई सबसे कम मुख्य सचिव का कार्यकाल किसका रहा, तो निहाल चंद गोयल नाम से थे। निहाल चंद गोयल थे मेरे दोस्तों, जो कि अभी हाल ही में हुए थे 2018 में। ये चार महीने ही रहे थे केवल और केवल, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर ने अजमेर का शासन कब संभाला था? देखिए दोस्तों, सोमेश्वर ने अजमेर का शासन कब संभाला था? 1170 ईस्वी में, 1174 ईस्वी में, 1177 ईस्वी में या 1181 ईस्वी में? सोमेश्वर ने अजमेर का शासन संभाला था मेरे दोस्तों, सी ऑप्शन के साथ जाएगा 1177 ईस्वी में, ठीक है ना। इनका विवाह हुआ था कपूरी देवी से मेरे दोस्तों। किन से हुआ था? कपूरी देवी से इनका विवाह हुआ था। और अर्णोराज के ये सबसे छोटे पुत्र थे। किसके? अर्णोराज के सबसे छोटे पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र थे मेरे दोस्तों। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और सोमेश्वर के बाद शासक बनते पृथ्वीराज चौहान तृतीय मेरे दोस्तों। ये सोमेश्वर ज़्यादा यहाँ मतलब कि शासन गद्दी पर नहीं टिकते, ठीक है। इनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय बनते हैं। और इनकी माता ने जो है लगभग शासन संभाला था, कपूरी देवी। और किसने मेरे दोस्तों? ध्यान है क्या? बिल्कुल आसान है। इनके प्रधानमंत्री का नाम क्या था? कदम्बवास था, है ना। किसके? पृथ्वीराज तृतीय के प्रधानमंत्री का नाम कदम्बवास। और जो कपूरी देवी ने शासन संभाला था तब तक। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध नाहर सिंह जी भोमिया जी का स्थान जो है ना किस स्थान पर? नाहर सिंह जी भोमिया जी का स्थान किस जगह पर है, यहाँ पर किस जिले में, ये आपसे पूछा जा रहा है। आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर बताइए, प्रसिद्ध नाहर सिंह जी भोमिया जी का स्थान जो है ना ये कौन से जिले में? जयपुर में क्या? ए ऑप्शन को आप लॉक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों ये जो है ना नाहर सिंह भोमिया जी का स्थान है। बोले सर कहाँ पर है? तो नाहरगढ़ में मेरे दोस्तों। कहाँ पर है? नाहरगढ़ में है,
ठीक है, तलहटी में ये स्थान है। और नाहरगढ़ किले की बात करें, इसका निर्माण किसने कराया नाहरगढ़ किले का, तो दोस्तों सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सवाई जय सिंह ने निर्माण करवाया था 1734 ईस्वी में। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे साथ ही साथ। अच्छा सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध नाटक ललित विग्रहराज की रचना, कितना आसान है और कई बार अपने पढ़ा है, इस क्वेश्चन को कई बार पढ़ा है कि प्रसिद्ध नाटक था जिसका नाम था ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? सोमदेव ने, विग्रहराज प्रथम ने, कवि बांधव ने या पद्मनाभ ने। तो प्यारे दोस्तों, हरिकेली नाटक की बात करें ना तो कवि बांधव ने की थी। कवि बांधव का मतलब है कि बीसल देव है ना, बीसल देव। बीसल देव दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए बीसल देव या फिर विग्रहराज चतुर्थ कह सकते हो उन्हें। इनको कवि बांधव इसीलिए कहा गया क्योंकि ये इनके पास अत्यधिक कवि थे और कवियों के आश्रयदाता थे, इसीलिए कहा गया। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर आप सबका हो जाएगा, प्रसिद्ध नाटक जो है ना ये लिखा था सोमदेव ने, ललित विग्रहराज लिखा था। इसमें विग्रहराज का संपूर्ण विवरण है दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। बात केवल प्रश्नों की करेंगे। राजस्थान के कृषि जलवायु जोन में शामिल जिला नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा। देखिएगा, राजस्थान के कृषि जलवायु जोन में कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़, कौन सा जिला शामिल नहीं है? दोस्तों कुल जलवायु जोन कितने बोले सर? 10 है। तो 10 है ना मेरे दोस्तों, तो एक तो उदयपुर है, एक जयपुर, एक जोधपुर है, ठीक है। हनुमानगढ़ इसमें नहीं है। यहाँ पर उदयपुर, जयपुर, जोधपुर हो गया, तो एक कोटा भी ध्यान रखियो और एक बीकानेर को भी ध्यान रखियो, एक भरतपुर को भी ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर ये चीज़ें तो ध्यान रखेंगे कि भाई कुल कितने हो गए। देखिए 6, अजमेर नहीं है इसमें, है ना, अजमेर नहीं है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना अजमेर नहीं है। तो अजमेर के अलावा ये इतने संभाग जो है ना, कितने 6 संभाग हो गए, 6 संभाग जो है इसमें जलवायु जोन में आते हैं, ठीक है। अजमेर के अलावा बाकी मैं लिख देता हूँ, जैसे कि भीलवाड़ा है मेरे दोस्तों, क्या है? भीलवाड़ा है। बाकी जालोर है, एक अपना सीकर है और एक अपना श्री गंगानगर भी है। तो प्यारे दोस्तों कितने हो गए? 10 हो गए सर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न। 1890 कंप्लीट हो गए अपने क्वेश्चन, है ना। चलो साहब, अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र जो था वो कौन सा था? राजस्थान एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला जो क्षेत्र था ना, वो देखिएगा, ध्यान देना, सुनेल टप्पा भी था दोस्तों, ठीक है, आबू और दिलवाड़ा भी था, अजमेर मेरवाड़ा भी था। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ये अंतिम समय में ही है जो इसका एकीकरण हुआ था और शामिल किया था राजस्थान में। और सुनेल टप्पा को दोस्तों कहाँ पर किया था? बताए ना कौन से जिले में किया था। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तहसीलदार की नियुक्ति करता है। तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? शिक्षा बोर्ड मंडल, राजस्व मंडल, उच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं? तहसीलदार की नियुक्ति भाई साहब राजस्व मंडल करता है मेरे दोस्तों। राजस्व मंडल क्या करता है? तहसीलदार की नियुक्ति करता है। तो राइट आंसर फिलहाल अपन राइट करेंगे अपन बी ऑप्शन को, है ना। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको लॉक कर देंगे राजस्व मंडल के साथ। और राजस्व मंडल का दोस्तों कहाँ पर है मुख्यालय? बोले सर अजमेर में है, ठीक है। तो ये क्या है कि राजपत्रित अधिकारी दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं। और ये जो तहसीलदार की नियुक्ति करना, ये काम राजस्व मंडल को कब सौंपा था? अगर ऐसा प्रश्न बने तो 1956 में इन्होंने अपने हाथ में लिया था कि भाई तहसीलदार की नियुक्ति हम लोग करेंगे। सेमकार ग्लास इंडस्ट्रीज जो है ना, ये फैक्ट्री किस जिले में है बता दीजिएगा। सेमकार ग्लास इंडस्ट्री जो है ना, ये कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में, धौलपुर में, कोटा में या फिर भीलवाड़ा में? क्या हो ही जाएगा? राइट आंसर बता दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर अपन करेंगे कोटा को, सी ऑप्शन हो जाएगा। कोटा में है स्थित मेरे दोस्तों, कहाँ पर है? कोटा में है। चलो साहब, ये भी हो गया आपका। जबकि अगर ग्लास का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें ना, तो दोस्तों कहाँ पर होता है? कहाँ पर सर्वाधिक फैक्ट्रियाँ? तो दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न करे तो धौलपुर में, ठीक है ना। जबकि सेम कार के नाम से जो इंडस्ट्रीज है ये कहाँ पर है? ये ग्लास इंडस्ट्रीज है कोटा में। अगला प्रश्न है, चूल्हे के सामने राख के लिए बनाया गया चौकोर स्थान क्या कहलाता है? जैसे कि दोस्तों चूल्हे के सामने है ना, जो ऐसे चौकोर स्थान बनाया जाता है वो उसे क्या कहा जाता है? इस प्रकार का बना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर बताना है आप सबको, क्या हो जाएगा राइट आंसर? चूल्हे के सामने राख के लिए, यहाँ पर राख होती है ना, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों अपनी भाषा में? देखिए अलग अलग कहा जाता है, वैसे ब्यानी कहा जाता है, ठीक है, ब्यानी, ठीक है, बौनी भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। तो बिल्कुल दोस्तों बौनी है ना। हाँ, तो ये चीज़ें अटपटी सी है जो कि राजस्थानी भाषा के हिसाब ये किसी को
राजस्थान के बाहर वालों को तो किसी को नहीं आ रही है ना। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बेवनी कहा जाता है। जो दोस्तों बनाई जाती है ना चौकोर, जिस प्रकार से छोटी सी दीवार बनाई जाती है, जैसे कि ये यहाँ पे ऐसे चूल्हे बने हुए हैं और इस प्रकार से ये बनाई जाती है ना यहाँ पर राख के लिए, तो राख रखी जाती है उसमें, और दोस्तों ये हो जाएगा आपका बेवनी। ठीक है ना, अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। और दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, राजस्थानी भाषा में ठिया भी कहा जाता है। क्या, ठिया भी कहा जाता है। तो बहुत सारे यहाँ पे नाम बन जाते हैं साहब। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिव सिंह ने 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। शासक शिव सिंह किस राज्य के थे? कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया साहब। शिव सिंह ने 1823 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। आसान। तो शिव सिंह जो है ना कौन से राज्य के थे? हाड़ौती के, सिरोही के, नाडोल के या फिर जालोर के? क्वेश्चन में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, यहाँ पे राइट आंसर सिरोही हो जाएगा, बी ऑप्शन। 1895 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं। बब्बर शेर के नाम से प्रसिद्ध जयपुर के शासक जो मेरे दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? बब्बर शेर के नाम से प्रसिद्ध जयपुर के जो शासक है इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। महाराजा सवाई जय सिंह, महाराजा राम सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह द्वितीय या सवाई माधो सिंह प्रथम? तो राइट आंसर बिल्कुल है सर, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ओके साहब, सवाई माधो सिंह द्वितीय को बब्बर शेर के नाम से जानते हैं। ये दाढ़ी वगैरह बहुत बड़ी रखा करते थे, जो आजकल कौन रखते हैं? मोदी जी रखते हैं ना। तो बिल्कुल जो है मेरे दोस्तों इन्हीं के समय में मुबारक महल जो है ना, मुबारक महल दोस्तों, मुबारक महल राजस्थान में कहाँ पर है? जो मुख्य है ना मुबारक महल जो जयपुर वाला, इन्हीं के समय में बना था। और एक मुबारक महल दोस्तों टोंक में भी है, टोंक में भी एक मुबारक महल है, जो भी आपको ध्यान में रखना है। चलो सर अगला प्रश्न है 1897 राजस्थान पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? भैया जी कितना आसान सा प्रश्न पूछा है, मैं क्या बोलूँ आपको, है ना। राजस्थान पुलिस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 अप्रैल को, 16 फरवरी, 16 मार्च या फिर इनमें से कोई नहीं। इतना आसान प्रश्न है। 16 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, 16 अप्रैल को मनाया जाता है राजस्थान पुलिस दिवस। हर प्रति वर्ष 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। और दोस्तों 16 अप्रैल 1949 को राजस्थान पुलिस अध्यादेश, मतलब कि 1949 में जारी किया गया था ये सब कुछ, है ना। तो ध्यान रखना, मतलब कि यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे बस, है ना। 1949 से शुरू हो गया था। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? बता दीजिएगा, इतना आसान सा प्रश्न है तो बता दीजिएगा, है ना, क्या हो जाएगा? गुरु पूर्णिमा को या फिर निडरी नवमी को या नेवला अष्टमी को या फिर योगिनी एकादशी को? क्या हो ही जाएगा? राइट आंसर बता दीजिएगा। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो राइट आंसर जाएगा अपना निडरी नवमी के दिन दोस्तों। और निडरी नवमी की बात करें तो श्रावण कृष्णा नवमी। क्या? श्रावण कृष्णा नवमी। और इसका मेला कहाँ पर भरता है? बोले सर मंडोर में भरता है। तो प्यारे दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप मिस नहीं करेंगे, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करेंगे। 1899 1900 कंप्लीट होने वाले मेरे दोस्तों, 100 का शतक लगे, मतलब कि 19 शतक लग चुके हैं अपने, ना 19 शतक लग चुके हैं। तो सर्वाधिक बकरी वंश कौन से जिले में मेरे दोस्तों ये आपको बताना है। सर्वाधिक बकरी वंश जो है ना कौन से जिले में है? नागौर में है, जैसलमेर में है या फिर जोधपुर में या फिर बाड़मेर में है? सर्वाधिक बकरी वंश कौन से जिले में है? नागौर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर बाड़मेर में? सर्वाधिक बकरी वंश बाड़मेर में मेरे दोस्तों। कहाँ पर है? बाड़मेर में है। और लगभग जो है ना मेरे दोस्तों यहाँ पर 30 लाख से भी अधिक है। क्या? 30 लाख से भी अधिक है। और न्यूनतम अगर पूछ लिया जाए कि भाई न्यूनतम बकरी वंश कहाँ पर है, तो वही बांसवाड़ा में है, लगभग 7000 के आसपास है वहाँ पर, है ना। तो प्यारे दोस्तों इतना बाड़मेर इतनी बकरियों के साथ है और न्यूनतम तो भाई बांसवाड़ा है, वहाँ पे बहुत कम बकरियाँ मिलती है। और अब बाकी तो क्या बात करें ना, चलो। और बकरियों के लिए जो प्रसिद्ध, विश्व भर में जो प्रसिद्ध गांव है अच्छी बकरियां, जो कि वरुण गांव की है। वरुण गांव जो कि आप सबको पता है सर नागौर का है। ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। जय हो। देखिएगा क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार करवाए, इसीलिए यहाँ पर आपको फील ऐसा नहीं होना चाहिए कि भी मैंने गलत किया, है ना। ऐसी कोई फीलिंग नहीं आनी चाहिए। नंबर 1900 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मेरे दोस्तों। 19वीं सदी से निकल रहे अपन, 19वीं सदी पढ़ लेंगे 3 दिन में, फिर अपना 20वीं सदी, फिर 21वीं सदी में आ जाएंगे और दोस्तों 22वीं सदी में क्लास को कंप्लीट करेंगे ना। वैसे तो 22वीं क्या दोस्तों,
ये 19वीं तो होगी कंप्लीट, अब फिर 20वीं होगी, फिर 21वीं, फिर 22वीं, है ना। तो चलिए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? रूपनगढ़ मेहता नदियां निम्न में से किस झील में गिरती है? 1900 क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्लीट हुए हैं। जो भी शुरुआत से जुड़े उन सभी का मेरी तरफ से तहे दिल से आभार, धन्यवाद कि आपने धैर्य जो रखा ना, ये काबिले तारीफ धैर्य साहब। और ये धैर्य आपको जहाँ तक की बात की जाए तो ये धैर्य इतनी बड़ी और अच्छी सफलता दे रहेगा कि पूछिएगा भी ना, है ना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, सांबर हो जाएगा। और बिल्कुल आप इसी प्रकार अपना धैर्य बनाए रखें मेरे दोस्तों। अब मैं आपसे बात करूँ ना, रूपनगढ़ मेहता नदियाँ जो है ना, ये सांबर में गिरती है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर खारी नदी भी इस में आती है। यहाँ पर सांबर में एक खंडेला नाम से नदी आती है, जो कि शेखावाटी से ये भी यहाँ पर आती है दोस्तों। एक बांडी का नाला आता है, बांडी नदी से निकल कर एक नाला आता है यहाँ पर, वो भी यहीं पे आता है दोस्तों। यहाँ पर नलियासर नाला आता है, यहाँ पर देवयानी नाला आता है, यहाँ पर तुरतमती नदी भी आती है दोस्तों। कहाँ पर? तुरतमती नदी भी यहाँ पर आती है। प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा कि किस जिले में 2 नगर निगम है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भी किस जिले में 2 नगर निगम है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो कौन से जिले में मेरे दोस्तों 2 नगर निगम है, ये बताना है। जल्दी बता दीजिएगा, फिर देखते हैं कौन क्या कितना बताते हैं। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, है ना। किस जिले में 2 नगर निगम है? अजमेर में, कोटा में, या उदयपुर, या फिर उपरोक्त सभी? काफ़ी भाई बहन जो है ना यहाँ पर बताएंगे डी ऑप्शन, लेकिन वो गलत होगा दोस्तों। देखिएगा, अजमेर में तो 1 नगर निगम है, उदयपुर में भी 1 नगर निगम है, कोटा में 2 नगर निगम है, और जोधपुर में भी 2 नगर निगम है, और जयपुर में भी 2 नगर निगम है। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 2 और 2 4, 2 6, कुल यहाँ पे ये 6 हो गए, और 6 और 1 अजमेर वाला 7, और 1 उदयपुर वाला 8, 1 भरतपुर वाला मेरे दोस्तों कहाँ वाला? भरतपुर वाला 9, और 1 बीकानेर वाला 10। मतलब कि एक बीकानेर और भरतपुर में भी 1-1 है। तो कुल कितने हो गए नगर निगम? बोले सर 10 नगर निगम हो गए। ठीक है, तो ये सारा क्लियर हो गया यहाँ पे। 902 क्वेश्चन है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे आसान क्वेश्चन आज पूछ रहा हूँ मेरे दोस्तों। राजस्थान में पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है ना, वो कौन सी है? तो दोस्तों बी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। कौन सा? बनास के साथ जाएगा। प्यारे दोस्तों, नदियों से संबंधित ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है ना, तो अच्छा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में दोस्तों आपको जानकारी रखनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन अगर आगे बढ़े, दूसरी बात करें, तो उससे पहले कुछ जानकारी और भी हमें होनी चाहिए बनास के बारे में। दोस्तों, बनास नदी को वनों की आस कहा जाता है, वनों की आस भी, आशा भी कहा जाता है, इसे वशिष्ठी भी कहा जाता है। क्या? इसे वशिष्ठी नदी भी कहा जाता है दोस्तों, इसे वर्णाशा भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो इसके हो गए नाम। अब इसका उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है? राजसमंद की कुंभलगढ़ की जो खमनोर की पहाड़ी है ना, खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है मेरे दोस्तों। तो ये कहाँ कहाँ पर चलती है दोस्तों? ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, मतलब कि कुल 6 जिलों में ये बहती है दोस्तों। ठीक है ना, और इसके बारे में और बात करें, ये कहाँ पर मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है दोस्तों। अब पूर्णतः राजस्थान की बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 512 किलोमीटर है दोस्तों। जबकि मैं आपसे बात करूँ कि भाई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें, उसमें जो कुल कितना आंकड़ा है तो दोस्तों 480 किलोमीटर। तो दोनों चीजें, दोनों आंकड़े ध्यान रखेंगे, 512 और 480। ठीक है ना। चलो सर, अगला प्रश्न बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में सबसे पहली सूती मिल की स्थापना। ये क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ। 5-7 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मैंने करवा दिया आपको पहले ही। तो राजस्थान राज्य में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? अजमेर में, ब्यावर में, जयपुर में, उपरोक्त सभी? तो दोस्तों ये ब्यावर में हो जाएगा राइट आंसर। बी ऑप्शन परफेक्ट है, तो बिल्कुल, है ना। तो राजस्थान राज्य में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना ब्यावर में की गई, और दूसरी भी ब्यावर में की गई, और तीसरी भी ब्यावर में ही की गई है। ठीक है, तो ये पहली की बात करें, इसके संस्थापक हुए थे मेरे दोस्तों, जिसका नाम था कृष्णा मिल। ठीक है, उस मिल का नाम था दी कृष्णा मिल। इसके संस्थापक हुए थे दामोदर दास राठी मेरे दोस्तों। इनके दामोदर दास व्यास, ठीक है, व्यास के प्रयत्नों से ये हुआ था, और 1889 में। ठीक है ना साहब, अच्छा सा क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कमलावती किसकी पत्नी थी? बता दीजिएगा आंसर। देखिएगा दोस्तों, कमलावती जो थी ना, ये किसकी पत्नी थी? ये क्वेश्चन आपके लिए पहली बार है। महाराणा मोकल की, महाराणा कुंभा की, महाराणा लाखा की, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये जो कमलावती थी ना मेरे दोस्तों, ये महाराणा मोकल की पत्नी थी। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, महाराणा मोकल दोस्तों। ठीक है, इनके बारे में बात करें तो आगे अपन बात करेंगे। अच्छा सा क्वेश्चन जो कि आ जाएगा आपका। तो जो है ना कमलावती मेरे दोस्तों,
कमलावती किसकी पत्नी थी? महाराणा मोकल की। चैत्र सिंह का जो दोस्तों दासी पुत्र था ना, चाचा और मेरा, दोनों ने मिलकर मोकल की हत्या की थी, आपको याद हो तो, ये किसी युद्ध में की थी दोस्तों, ठीक है। और उस समय रानी कमलावती ने मात्र 500 सैनिकों के साथ, ऐसा दोस्तों उल्लेख मिला है मुझे, तो मात्र 500 सैनिकों के साथ मुस्लिम सेना से सामना किया था, पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई थी। ये कमलावती महाराणा मोकल की पत्नी थी और इन्होंने जलती आग में, या फिर कह सकते हो आप जलती चिता पर कूदकर जान देती थी अपनी, है ना। तो अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखियो। अगला प्रश्न है 19 और 5 आपकी स्क्रीन पे, जरा ध्यान देना। मेवाड़ के शक्ति सिंह की पुत्री, देखिए दोस्तों क्या पूछा है कि मेवाड़ के शक्ति सिंह की पुत्री किरण देवी जयवंती का विवाह किससे हुआ था? किरण देवी या जयवंती, उनके दो नाम है दोस्तों, दो नाम का उल्लेख मिलता है हमें। तो मेवाड़ के शक्ति सिंह की पुत्री किरण देवी या जयवंती का विवाह किससे हुआ था दोस्तों? और उस समय जो है ना मेरे दोस्तों, मैं आपको बात बता दूं, मीना नाम से बाजार लगा करता था, मीना बाजार, जो कि दोस्तों ये कहाँ पर लगा करता था? ये दिल्ली में लगा करता था और अकबर के समय लगा करता था। उस दोस्तों मेले में ना पुरुषों का जाना निषेध किया गया था, जबकि ऐसा उल्लेख हमें मिलता है कि अकबर जो है उस मेले में महिलाओं का वेश करके जाया करता था। तो उसने उस मेले में प्रवेश किया और उसकी नज़र इस किरण देवी जयवंती पर पड़ी, तो इसको वो अकबर जो है, ऐसा मतलब देखिए दोस्तों ऐसी जानकारी हमें मिलती है तो इसके बारे में कि वहाँ पर जो है अकबर ने जो है अपनी तिरछी नज़रों से उसे देखा, तो जयवंती ने उसको, अकबर को सबक सिखाया था अपनी कटार निकाल के। और ये मतलब काफ़ी वीर थी कुल मिला के, ना। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। और वैसे देखिए दोस्तों अलग अलग उल्लेख मिलते हैं, कहीं पर उल्लेख ऐसा मिलता है कि नौरोज का उल्लेख है, कहीं पे क्या उल्लेख है, तो मतलब इसके बारे में अपन परफेक्ट तो नहीं कह सकते, पर जिस तथ्य के आधार पर, बुक्स के आधार पर अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ से इनका विवाह हुआ था दोस्तों। क्या? पृथ्वीराज राठौड़ से इनका विवाह हुआ था, ठीक है। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन को आप सब ब्लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न है 1906 में क्या पूछा जा रहा है? जोधपुर का वो शासक जिसने मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जोधपुर का वो शासक जिसने मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मोटा राजा उदय सिंह ने, सूर सिंह ने, या गज सिंह ने, या फिर इनमें से नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मोटा राजा उदय सिंह। जोधपुर का वो शासक जिसने मुगलों के साथ, इनकी पुत्री का नाम था जगत गुसाई, है ना, जगत गुसाई इसका नाम था, ठीक है ना। और इसका विवाह करवाया था सलीम से, मतलब कि जहांगीर से, है ना। तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, जहांगीर से इन्होंने अपने पुत्री का विवाह करवाया था, जिसका नाम था शहजादे सलीम, कह सकते हो जहांगीर को, ठीक है ना। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। दलजी कवि 1857 की क्रांति में अपनी महती भूमिका निभाई थी। कहाँ के शासक थे? सॉरी, कहाँ के निवासी थे, ये आपको बताना है। दलजी कवि दोस्तों, ये दलजी कवि आपने नाम भी पहली बार सुना होगा। तो 1857 की क्रांति में इन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई थी। बांसवाड़े के नहीं थे ये कोटा के भी नहीं थे। फिर बीकानेर डूंगरपुर में से कौन सा हो जाएगा? क्या बोले सर? यहाँ पे डूंगरपुर हो जाएगा। ओके सर, सी ऑप्शन को आप सब लॉक कर देंगे। बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी दोस्तों आपका, है ना। और अगला प्रश्न है भीली। देखिए दोस्तों, भीली व्याकरण नामक ग्रंथ जो है ना, ये किसने लिखा था? भीली व्याकरण, इतना सा नाम है। भीली व्याकरण नामक ग्रंथ जो है ना, ये किसने लिखा था? जी.एस. थॉमसन ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, हीराचंद ओझा ने, डी.एन. मजूमदार ने। तो प्यारे दोस्तों काफी भाई बहन यहाँ पर क्या बता रहे हैं, काफी क्या बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं, इसको वन पुत्र किसने कहा था? भीलों को वन पुत्र किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, ठीक है ना। और दोस्तों सर्वाधिक भील जनजाति कहाँ पर है? सर्वाधिक बोले सर ये उदयपुर और बांसवाड़ा में है, ठीक है। पर भीली व्याकरण लिखा था जी.एस. थॉमसन ने, है ना। काफ़ी भाई बहन बी बता रहे गलत है, ए ऑप्शन को आप लॉक करेंगे। जी.एस. थॉमसन ने लिखा था भीली व्याकरण नामक, ठीक है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, आज़ादी के दीवाने जो है ना, किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये आपको बताना है दोस्तों। लास्ट से सेकंड क्वेश्चन है ये, ठीक है। और देखिएगा, आज़ादी के दीवाने किसकी पुस्तक है? मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो है ना, गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज किसने लिखा था? जैसलमेर का गुंडा राज किसने लिखा था? तो दोस्तों वो पुस्तक भी जो है, ये एक पत्रिका कह सकते हो, पुस्तक कह सकते हो, सागरमल गोपन है, जो जैसलमेर के दोस्तों ऐसे क्रांतिकारी, एकमात्र दोस्तों क्रांतिकारी हुए थे। इनको जो है ना इनके शरीर पर तेल डालकर जो है, केरोसिन या फिर मिट्टी का तेल डालकर जो है इन्हें जलाया गया था, है ना। अमानवीय घटनाएं इनको दी गई थी प्यारे दोस्तों,
यातनाएं दी गई थी। तो प्यारे दोस्तों अगर बात करें ना तो इनके जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था इनका 1900 ईस्वी में, ठीक है, जैसलमेर में जन्म होता है। और 4 अप्रैल 1946 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किलोनगढ़ दुर्ग का निर्माण कौन सी सदी में हुआ ये बता दीजिएगा। किलोनगढ़ दुर्ग का निर्माण कौन सी सदी में हुआ, ये किलोनगढ़ है कहाँ पर, सबसे पहले तो 17वीं सदी या 16वीं या 14वीं या फिर 12वीं। किलोनगढ़ दोस्तों बाड़मेर में है। निर्माण की बात करें कि भाई किसने करवाया, तो दोस्तों भीमोजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा, भीमोजी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 16वीं सदी, ठीक है। हाँ भीमोजी के द्वारा कराया, फिर तो 16वीं सदी हो गया ना। चलिए सर अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न आज का दे रहा हूँ लास्ट। 1952 में दोस्तों इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। परफेक्ट अगर पूछा जाए तो आपसे 1952 ईस्वी में, सॉरी 1552 कहाँ 1900 निकल रहा है, तो 1552 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताने कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। आज का क्वेश्चन है 63 का। देखिए दोस्तों पार्ट संख्या 63 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर केवल और केवल आप देखते हैं कहीं कहीं पे मतलब कि भाई पार्ट संख्या ये है, मॉडल संख्या ये है, मतलब क्वेश्चन तो हम देख के राजी हो जाते हैं, बट इतनी एडवांस जानकारी जितनी दोस्तों मैं आपके लिए तैयार करके लेकर आता हूँ क्लास को, कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी से। बट दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के मैं आपको बात करूँ तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली ये पूरी सीरीज़ अगर आप पढ़ लेते हैं तो। अब तो वैसे भाग भी 10 या 11 रहे हैं, ज़्यादा कहाँ रहे, कुल 74 भाग होंगे तो 63 हो गए। अब तो भाग तो आपके 11 रहे, ज़्यादा कहाँ रहे ना। चलिए तो अब तो है जो उल्टी गिनती शुरू हो गई है ना। तो पंडित जसराज का संबंध कहाँ से है, मेवात से या जयपुर घराने से या डागर या अतरौली घराने से, कहाँ से हो जाएगा, राइट आंसर बता दीजिएगा। फिर आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूं दोस्तों। आज की क्लास को मैं देता हूं विराम। आप सबका आभार, सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। और दोस्तों इसी प्रकार अपना लाड प्यार संयम धैर्य वगैरह सब कुछ बनाए रखें, क्योंकि धैर्य के बिना कुछ संभव नहीं है मेरे दोस्तों। सफलता अगर संभव है तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार। वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ेगा। और पहली बार हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।